हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का पहला अध्याय होगा। जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न जैसे खाली स्थान है, मिलाना है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एक अध्याय, जितने अध्याय वार हैं 15 टोटल अध्याय इसमें हैं। 15 टोटल अध्याय का जो भी एमसीक्यू फॉर्म में है, जो भी खाली स्थान है, अभ्यास प्रश्न जो है एक अध्याय बार जो है सभी मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जो है आपको पता होगा कि कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। वह जो है किसको खोजा? तो अमेरिका को खोजा। कब खोजा? तो 1492 में खोजा। आपको याद होगा कि भारत को खोजने वाला कौन? तो पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। कब खोजा? 1498 में खोजा। कितना गुना यहाँ से गया मसाला लेकर तो कमाया था? तो 60 गुना जो है कमाया था, मुनाफा कमाया था, सब कुछ काट छाँट के। और मशीनीकरण का जो है आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति का रूप माना जाता है मशीनीकरण को, और यह इंग्लैंड में शुरुआत होती है 1750 के बाद 18वीं शताब्दी। ये सारे जो है उत्तरार्ध होता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमने थोड़ा से जो है इसके जो शुरुआती दौर होता है वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या? तो मुनाफा कमाना। दूसरा क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या कहते हैं? तो पुनर्जागरण कहा जाता है। आपको याद भी होगा कि पुनर्जागरण जो मुख्य रूप से इटली में एक नया आंदोलन का आरंभ होता है जिसे जो है पुनर्जागरण कहा जाता है, यूरोप में सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन है कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति तो औद्योगिक क्रांति, इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगला है डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो ये अभिलेखागारों में इसको सुरक्षित आप रखते हैं। ठीक है, अभिलेखागार हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है कि समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होता है, तो भौगोलिक जो सीमाएं हैं परिवर्तन होते रहते हैं। अभी भारत के से जो है पाकिस्तान बन गया, उसका भौगोलिक सीमा अलग हो गया। उससे पाकिस्तान से अब अफगानिस्तान जो है आपको देखने को मिलता है, द्वंद्व है। और यहाँ पर आप देखते हैं जो पूर्वी बंगाल था वो अभी बांग्लादेश है, तो उसका भी भौगोलिक सीमा बन गया भारत के साथ। ये सारे जो हैं बदलते रहते हैं। चलिए अब जो है दूसरा अध्याय हम चलेंगे। दूसरा अध्याय भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अध्याय तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, और साथ ही साथ आपको हम कह भी रहे हैं कि एक बार पुनः जो है आप इसका अध्ययन, बुक का अध्ययन करें, ताकि क्वेश्चन में तो 4-5 क्वेश्चन है, बुक में तो 1000 क्वेश्चन आपको पढ़िएगा तो मिल जाएगा। हम ऐसे करवा भी देते, पूरा का पूरा जो है रिविजन करवा देते, लेकिन समय बहुत लगेगा और अब हम जो है इसका पूरा अध्ययन करवा भी चुके हैं। इसलिए सिर्फ हम आपको एक जगह जो सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको कह भी रहे हैं कि एक बार जो है आप अध्ययन बुक का करिए। हम यहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, दूसरा अध्याय है आपका। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें कि भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश महत्वपूर्ण भूमिका था, तो अरबों का यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका था। अरब जो था वो उसका जो है बहुत ही भूमिका होता था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था, तो ये फैक्ट्री में रखे जाते थे, बंदरगाह के बगल में फैक्ट्रियाँ लगाई जाती थी। अगर जो है अगला देखेंगे कि एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया, तो कमजोर कर दिया। दिल्ली जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। घ है कि डैश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, तो ये कौन था? जो है सुजाउद्दौला और शाह आलम के द्वारा यह सहायक संधि जो है स्वीकार की जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया, तो ये करने वाला अंग्रेज, यही तो लाता है विलय नीति। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है अब हम चलेंगे तीसरा अध्याय पर। तीसरा अध्याय का अभ्यास देखेंगे, क्या है क्वेश्चन और क्या है इसका आंसर। देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? बिहार उसमें क्या था? तो बंगाल में था, और बंगाल में था तो यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त था। क्या था? अस्थाई बंदोबस्त था। मालवाड़ी पंजाब की तरफ था, रैयतवाड़ी जो है दक्षिण की तरफ था। यहाँ पर देखेंगे दूसरा कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो ये राजा होते थे। कौन होते थे? तो राजा होते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन
जो है का मालिक किसे माना गया? तो जब अभी भी आप जानते हैं कि रैयत कितना है, तो रैयत मतलब किसान। किसान को जो है इसमें मालिक माना जाता है। तो उत्तर आपका यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा का किसान, ठीक है? और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जो गाँव में लोग रह रहे हैं, उनको क्या करना है, भारतीय गाँवों पर अपने शासन को मजबूत करो। तो ये जो है कर रहा था ये नई व्यवस्था से। अगला देखेंगे, यहाँ पर मिला दीजिए आप महलबारी। महलबारी को आपको पता ही है कि पंजाब के क्षेत्रों में नील दर्पण जो है कौन? तो दीनबंधु। और नगदी फसल बिहार। और अस्थायी भूमि व्यवस्था कहाँ? तो 1793 ईस्वी में, 1793 में अस्थायी भूमि व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। हम चलेंगे अब अगला चैप्टर में, और अगला चैप्टर आपका क्या नाम है इसका? तो उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के नाम से यह आपका अध्याय है, ठीक है? इसमें अब आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? तो आदिवासी। क्या? तो आदिवासी। दिकू किसे कहा जाता था? तो गैर आदिवासी को दिकू। जो बाहरी होता था, महाजन होता था, जो फारसी लोग आते थे, वो सारे के सारे जो है क्या कहलाते थे? यहूदी जो आते थे वो गैर आदिवासी मतलब दिकू कहलाते थे, बाहरी लोग को। अगला देखेंगे, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी? तो ये थे आपके छोटा नागपुर संथाल। तो ये आपको याद होगा कि छोटा नागपुर के ये निवासी थे। ये का नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि गेंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का क्या है? भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन में जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया? तो ये कौन आंदोलन था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड जो है किस राज्य से विभाजन का परिणाम स्वरूप बनता है? तो ये बिहार से 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर मिला दीजिए। अब मिलाने में आपको पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो जांदू नाग का क्या हो जाएगा? तो जेलियांग ये देखेंगे तो जेलियांग रांग आंदोलन जो है इनके द्वारा। बिरसा मुंडा का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपको सिंगबोंगा बिरसा मुंडा। और कंध जाति, तो ये कंध जाति जो है ये उड़ीसा में है। और टिकेंद्र सिंह जीत, ये कहाँ के? तो ये सरदार थे। तो ये सरदार तो थे ही, लेकिन ये आप देखेंगे कहाँ के? तो ये मणिपुर के, ठीक है? और आपको मिलेगा जतरा भगत। ये जतरा भगत जो हैं ये हो जाएंगे ताना भगत आंदोलन। ये होगा, मिल गया आपका पूरा का पूरा इसमें। चलिए अब जो है हम अगला अध्याय पे चलेंगे, और अगला अध्याय देख रहे हैं, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे पॉइंट जो है क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। अगला अध्याय अब जो होगा वो देखेंगे हम। और अगला अध्याय छठा 5वां है, शिल्प एवं उद्योग के नाम से, शिल्प और उद्योग के नाम से। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो वस्त्र उद्योग था। मुंबई में 1854 को पहला जो है सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है सफल, और 1818 को कलकत्ता में लेते हैं, लेकिन वो असफल हो जाता है। यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना कब होती है? तो 1927 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ? तो बंगाल में। कहाँ? तो बंगाल। अगला है कि 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो याद रखना है, मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए बनाए गए थे नियम। जो 18 से 16 घंटा काम कर रहे हैं तो उसको जो है कम करने के लिए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी की गई थी, ताकि बच्चों का और मज़दूरों का भी ख़्याल रखा जा सके। काम के घंटे जो हैं घटाए गए थे। जो 14-14 घंटे होते थे अब उसको 12 घंटे किए गए थे। काम एक दिन में 18-18 घंटे काम होते थे, उसको जो है कम किया गया था। श्रमिकों की जो संख्या बहुत ही अधिक थी। तो ये सारे जो हैं विचारों को देखते हुए वो औद्योगिक नीति लाता है। ठीक है? अगला देखेंगे, यहाँ पर औद्योगिक मज़दूरों के लिए काम करता है यहाँ पर लोग, जो अंग्रेज़। लेकिन 1880 में बल्ब का आविष्कार होता है, तो काम के घंटे की जो है बहुत ही ज़्यादा जो है
क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी काम घंटे की। ये सारी बातें भी आप पढ़े हैं बुक में। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब होती है? तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसमें तो अब मिलान करना। चलिए मिलान करिए इसमें। पहला और देखेंगे, पहला जूट। जूट उद्योग कहाँ? तो अभी तो आप पढ़े बंगाल में। कहाँ पर है? बंगाल में। ऊनी कहाँ हो जाएगा? ठंडा जगह कश्मीर चले जाइए। जामदानी बुनाई ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये लखनऊ में होता है। लौह उद्योग कहाँ? तो जमशेदपुर में। और नील बगान कहाँ? तो चंपारण में। मिल गया। चलिए अब हम अगला अध्याय की ओर चलेंगे। और अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो है 1 मिनट में हम पूरा जब जब जो है होती है क्या, किसके साथ कौन लड़ाई होता है, ये हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 आपके लिए तो जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। हजरत जो है हजरत महल हो, बेगम हजरत महल हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, नाना साहब हो, बहादुर खान जफर हो, बहादुर शाह जफर हो, मंगल पांडे हो, इन सब के बारे में बात आप जानते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मिनट आप सुनिएगा और बस हम 1 से 2 मिनट में आपको पूरा बता देंगे। देखिए विद्रोह जो है होता है किनके द्वारा, समय कब है, केंद्र कहाँ है और नायक कौन है ब्रिटिश शासक जो विद्रोह को दबाता है, और समय कब होता है ये डेट आपको बताना है। तो पहला बहादुर शाह जफर एवं जफर जो था, बहादुर शाह जफर के नाम से आप जानते हैं। और बख्त खां, सैन्य नेतृत्व करने वाला कौन? तो बख्त खां। 11 से 12 जो मई है 1857 को, केंद्र है दिल्ली। और विद्रोह जो को दबाने वाला जो था वो निकलसन हडसन था। और यह दबाता कब है? तो 21 सितंबर 1857। ये सारे के सारे जो पॉइंट दिए गए हैं SCERT के बुक में एक ग्राफ के साथ दिया गया है। ठीक है। दूसरा है जो है नाना साहब एवं तात्या टोपे, 5 जून 1857 कानपुर में। और दबाने वाले कौन? तो कैपबेल। ठीक है। और आगे हम देखेंगे तो ये दबता कब है? तो ये विद्रोह जो है दबाने वाला काम कब हो जाता है? डेट आपको याद रखना है 6 सितंबर 1857 को। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि तीसरा पॉइंट में बेगम हजरत महल, 4 जून 1857 का इनका विद्रोह होता है, ये लखनऊ के। और कैंपबेल जो है इनको दबाने वाला। और मार्च 1858 में विद्रोह दबता है। चौथा आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे, दोनों फिर आते हैं। एक नाना साहब और तात्या टोपे भी हैं। और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों आपको याद रखने हैं। इनका जो है जून 1857 में विद्रोह शुरू होता है। झांसी और ग्वालियर का क्षेत्र था। तात्या टोपे और झांसी जो आपको पता है, रानी लक्ष्मीबाई का झांसी का, ग्वालियर में देखेंगे तो तात्या टोपे हैं। इसको दबाने वाले कौन? तो हीरोज थे। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 3 अप्रैल 1858 को दब जाता है ये विद्रोह। एक है लियाकत अली जो हैं, ये 1857 में इनका विद्रोह शुरू होता है। इलाहाबाद बनारस के क्षेत्र में ये थे। और कर्नल नील के द्वारा इनका जो है दमन होता है। और 1858 में कुंवर सिंह अगस्त 1857 में यह विद्रोह करते हैं जगदीशपुर बिहार के क्षेत्रों में। और विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर के द्वारा इनका जो है विद्रोह को दबाया जाता है 1858 में। और मौलवी अहमद उल्लाह ये 1857 में प्रवेश करते हैं। और ये फैजाबाद के हैं। कहाँ? फैजाबाद के क्षेत्र में इनका जो है विद्रोह होता है। और 1858 में इनका विद्रोह दब जाता है। और अजीमुल्लाह एक थे, 1857 फतेहपुर जनरल के द्वारा जो है 1858 में दबता है ये विद्रोह। खान बहादुर खां भी थे, ये बरेली के 1857 में। और 1858 में दब जाता है। सब जो है 1858-57 में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये टोटल के टोटल जितने भी नायक, भारतीय नायक विद्रोह के थे, और समय कब, और विद्रोह का केंद्र कहाँ, और विद्रोह के नायक को दबाने वाले अंग्रेज कौन, और समय कब, ये सारे पॉइंट आपको SCERT बुक में एक पन्ने में दी गई है।
ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहला करना है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से, तो ये मेरठ से। कहाँ से, तो मेरठ से। दूसरा है कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे, तो ये बैरकपुर के। कहाँ के, बैरकपुर के। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लक्ष्मीबाई। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो ये जगदीशपुर के थे, बिहार के। बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो विलायत अली, इनायत अली, अली बंधु के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर मिला दीजिए, सभी के सभी हमने अभी तुरंत मिला के आए हैं। तो ये जो है जगदीशपुर कुंवर सिंह हो जाएंगे। कानपुर में देखेंगे तो नाना साहब हैं। और दिल्ली के कौन, तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और लखनऊ के कौन, तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे। और माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलान आपका हो जाएगा। समाप्त हो गया ये अध्याय। अब जो है हम आगे की अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे अगला अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7वां अध्याय ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। और इसका हम क्वेश्चन देखेंगे पहला नंबर कि विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे, क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ पर अंग्रेजों का जो है शासन व्यवस्था स्थापित हो सके भारत में। यह उर्दू, संस्कृत और फारसी सभी सीखे थे विलियम जोन्स। यहाँ की संस्कृतियों को जानने की बहुत ही इनकी इच्छा थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया, तो आधुनिक शिक्षा की भाषा जो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी था। कौन था, तो अंग्रेजी। अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो यही विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते, क्योंकि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। सभी कुछ जो है भारत जो है श्रेष्ठ नहीं है, पश्चिम में ही श्रेष्ठ है, इसके कारण ये बोले थे। यहाँ पर देखिएगा जो निम्नलिखित में से जोड़े बनाना है आपको। यहाँ पर जोड़ा बनाना है, कौन सही यहाँ पर होंगे एक दूसरे से। तो विलियम जोन्स क्या हो जाएगा, तो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, ये हो जाएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या हो जाएगा, टैगोर। तो ये हो जाएंगे आपको प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी और टॉमस मैकाले, यहाँ पर टॉमस मैकाले हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। और रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैकाले और कौन कौन बचा है, तो बचे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किए थे। अंग्रेजी शिक्षा के विरोध करने वाले कौन, तो महात्मा गांधी। और पाठशालाएं क्या हो जाएगा, तो ये गुरु। ठीक है, इस प्रकार से ये मिल गए। तो चलिए अब जो है अगला अध्याय हम चलेंगे। अगला ही अध्याय है। अगला अध्याय आपका है 8वां अध्याय, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। आपको इसमें आपको ये भी याद रखना है कि आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए थे। तो मिलेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले, 1824 से 1890 के बीच इनका था। गुलामी इनकी पुस्तक, ये भी याद रखना है। और वीर सेलिंगम 1848 से 1949 तक। और इनका जो है गुलामगिरी पुस्तक था, इनका जो है 1873 में निकाला गया एक पुस्तक गुलामगिरी था। दीनबंधु नामक मराठी जो है मराठी पर जो है पत्रिका भी ये निकाले थे, ये भी आपको याद रखना है। और देखेंगे आगे तो आगे में आपको मिलेंगे नारायण गुरु, ये 1855 से 1928 के बीच। नारायण गुरु जो कि ये श्री नारायण गुरु धर्म परिपालक योगम की स्थापना 1902 में की थी। धर्म परिपालन परिपालन योगम की स्थापना 1902 में किया था। ठीक है, और इनके बारे में आपको जानना है। तो ऐसे भी बहुत कुछ बातें जो है हमने यहाँ पर पहले भी बताई है। एक थे नायकर पेरियार के नाम से जाने जाने वाले, ये आत्मसम्मान आंदोलन जो कि इन्हीं के द्वारा 1879 से लेकर 1973 तक का इनका जो है कार्यकाल है। और आगे देखेंगे तो इनका ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, पूरा किताब में तो पूरा घटना ही घटना है। और आगे हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। और 1933 ईस्वी में कुंडी अरसू नामक अपने आलेख में पेरियार ने लिखा कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है। ये पेरियार के द्वारा जो है 1933 में लिखा गया था।
तो इस प्रकार से है। और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकलता है। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 1924 ईस्वी में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन करिए। पहला देखेंगे, फूले जो हैं, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की जाती है? तो आपको याद होगा कि फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सत्य शोधक समाज। दूसरा है कि गैर बराबरी विरोध आंदोलन को केरल में किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये नारायण गुरु थे या पेरियार थे? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर पेरियार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेरियार थे। ठीक है, गुरु नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन, ये हमने अभी तो बताया था आपको। अगला देखेंगे, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो 1900, अभी तो हमने आपके समक्ष बताया था कि हरिजन सेवक संघ 1932 में, और हरिजन नामक साप्ताहिक जो है पत्रिका है 1933 में। ठीक है, ये याद रखना है, 1932 में। अगला देखेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना? 1924 में किया गया। बस इतना ही इसमें क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन का पहले ही हमने आपको जवाब दे दिया था। अब देखिएगा, यहाँ पर हम जो करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होगा, और टॉपिक से जो अध्याय है, टॉपिक भी होगा, इसमें अध्याय भी है। महिलाओं की स्थिति एवं सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए एक एक पॉइंट हम यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात, समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। इनके द्वारा जो है बहुमत समाज की स्थापना की जाती है। दूसरी बात, सती प्रथा। सती प्रथा जो कानून बनता है 1829 में, राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर गवर्नर जनरल उस समय का विलियम बेंटिक था, और कानून बनाया जाता है 1829 में, और इसको अंत किया जाता है। तीसरा बात है कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, और यह ब्रह्म समाज पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। यह संस्कृत, फारसी, बहुत सारे यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि देने वाला अकबर द्वितीय, और इनके एक शिष्य दूसरे समर्थक जो बहुत ही राजा राम मोहन राय के जो समर्थक थे, केशव चंद्र सेन थे। आप अगला पॉइंट समझिएगा कि इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया, और जो भी कुरीतियाँ थी धार्मिक पर अगर बात करेंगे तो समाज के हर लोग क्या होंगे? एक हो जाएंगे। और वही उन्होंने किया। धार्मिक रूप से ये दिखाया कि कहीं पर सती प्रथा लिखा गया नहीं है कि पति मर गया तो उसके साथ साथ पत्नी को भी मरना है, ये नहीं कहीं लिखा है। तो लोग माने भी, बहुत कुछ भी हुआ, और कानून बनाकर इसको समाप्त भी किया गया। अगला यहाँ पर आपको समझाना है कि प्रार्थना समाज, ये पश्चिम भारत में होता है। प्रार्थना समाज का गठन एम.जी. रनाडे के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास इसमें था, और 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंचती है, और रनाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन होता है, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? तो जागरूकता था महिलाओं का, उनका उत्थान था। और अगला हम देखेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बुद्ध जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। इनका काल जो है 1820 से 91, आपको याद होगा। तो 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया जाता है 1856 ईस्वी में, और विधवा पुनर्विवाह को एक वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है।
आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि एज ऑफ कंसेंट मतलब कि सहमति आयु विधेयक इन्हीं की सहायता से की गई थी। और इसमें अगर हम देखें तो 14 वर्ष लड़कियों की आयु और 18 वर्ष लड़कों की आयु थी। आगे हम चलेंगे तो रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, इन्होंने कहा, और इन्होंने महिला के लिए विधवा गृह की स्थापना पुणे में किया और विधवा क्या हो, स्वावलंबी हो सके, इसके लिए शारदा सदन की स्थापना उन्होंने की और इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया एवं विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह किया। ये भी आपको याद रखना है। और एक अंतिम देखेंगे पॉइंट तो आपको इसमें आगे आएंगे कौन, तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले और विधवा, पुनर्विवाह और बाल विवाह ये सब जो है इसके समर्थन करने वाले बाल विवाह का विरोध करेंगे और विधवा विवाह का विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करेंगे। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले। अगला देखेंगे यहाँ पर तो स्वामी विवेकानंद आएंगे, 1863 से 1902 तक इनका काल होगा और आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी विवेकानंद आपको पता ही है कि शिकागो 1893 में जाते हैं और झंडा गाड़ के आते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान 1817 से लेकर 98 तक। और दूसरा पॉइंट हम अगर देखें तो नौरोजी फरदून जी इनका काल जो है यह पारसी समुदाय के लोग थे और यह भी स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत काम किए। इन्होंने राष्ट्र गोफ्तार नामक एक पत्रिका निकाली। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े और महिलाओं के लिए बहुत ही काम इन्होंने किया। आगे बहुत कुछ बातें इनके बहुत ही विख्यात भी हैं। अगर हम देखें, एक थे डॉक्टर BC रॉय, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये, कि एक उनकी जो माता थी अधोर कामनी देवी द्वारा जो है एक लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की जाती है। और हम अगर देखें तो मुजफ्फरपुर में भी है और बहुत देखने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1922 में पटना की एवं देवघर में स्थापित की जाती है। निम्न जाति एवं कन्याओं के लिए 1910 से 1945 के बीच में पटना, मुंगेर, जमालपुर में जो है स्कूल खोले जाते हैं। और रविंद्रम जो है बालिका विद्यालय 1931 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर की बेटी के द्वारा यह स्थापना की जाती है। अगला देखिए पॉइंट हम तो केशव चंद्र सेन के बारे में आप जानते ही हैं कि बाल विवाह एवं विवाह की उम्र के लिए इनको जाना जाता है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून ने 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 16 वर्ष के कम उम्र के लड़की की जो विवाह अगर हुई तो कानूनन अपराध होगा, यह कहा। आपको याद होना चाहिए कि केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 में ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। कहाँ में? पटना में तैयार हुआ था। और 1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी क्या प्रचलित है। और अगर हम देखें आगे पॉइंट में इसमें तो गांधी जी भी इसमें आते हैं। बस इतना ही पॉइंट इसमें था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न
चिन्ह लगाया गया, तो ये कौन थे? तो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? तो ये उच्च महिलाएं जो थी उन्हीं के तक जो है सीमित रहता है। दूसरा है कि कानून के द्वारा सती प्रथा कब अंत होता है? तो 1829 में। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये भी 1929 में किया जाता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर होता है समाप्त। अब अगला चलेंगे अंग्रेजी शासन एवं शहरीकरण के साथ। इसमें तो 5-7 ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ, ये सही है ये गलत है? तो ये सही है। दूसरा है कि मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृतियों का केंद्र नहीं था, ये था, ये तो था, ये इसलिए ये गलत है। दूसरा है कि 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन होता है, तो हाँ होता है, सही है। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ होता है, तो ये भी सही है। और अगला है कि प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाके, एकदम सही है, ये सही है। इसमें अब मिला लीजिए, प्रेसिडेंसी शहर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। रेल शहर क्या हो जाएगा? तो बरेली है और जमालपुर है। औद्योगिक शहर कौन है? तो कानपुर है और जमशेदपुर है। ये मिल गए। अब अगला देखेंगे, इसमें आपका खाली स्थान है। तो पहला देखेंगे भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब होती है? तो 1864 में। दूसरा है कि भागलपुर में सिल्क उत्पादन, कपड़ा उत्पादन का केंद्र डैश और डैश था, तो चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है कि भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी कौन थे? तो ये थे शरद चंद्र, अश्वेंदु बाबू, हरि कुंज, ये इतने आदमी थे। चौथा है रेलवे स्टेशन कच्चे माल का डैश और आयातित वस्तुओं का डैश करता था, तो कच्चे माल का संग्रह और जो बन गया माल उसका वितरण करता था। कालजयी उपन्यास डैश की रचना शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, तो देवदास की। तो इस प्रकार से यह हो जाता है आपका समाप्त अध्याय। अब हम आगे चलेंगे अध्याय में। देखेंगे इसमें सही गलत फिर से है और सही गलत को हम करेंगे। देखिएगा, अब जो है अगला अध्याय आपका है कला क्षेत्र में परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बनते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे। इसमें अगर हम करेंगे, क्वेश्चन नहीं करें और बुक को पढ़ाएं और उससे हम निकालें, तो बहुत सारे बातें आपको यहाँ पर हम बता सकते हैं। आपको रूप चित्र के बारे में हम बताते हैं थोड़ा कि औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण, इसको छवि चित्रण भी कहते हैं, ये राजे रजवाड़ों के लिए था और शक्ति एवं सत्ता एवं धन संपदा को प्रदर्शन करने के लिए किरमिच पर जो है अपनी तस्वीरें बनाई जाती थी। अर्काट का नवाब जो था वो आदमकद रूप चित्र के लिए बहुत ही शौकीन था, वो बनवाता था। फ्रांसीसी हेमन द्वारा बनाया गया तैलचित्र भी आपको देखने को मिलता है। और हम अगर देखें इसमें तो बहुत कुछ बातें हैं। भित्ति चित्र है जो अंदर बनाए जाते थे। मैसूर के शासक टीपू जो है अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध करते हुए स्थानीय शैली एवं परंपराओं को संरक्षण दिया था और भित्ति चित्र भी बनाए थे उन्होंने। दीवारों पर जो बनाया जाता था भित्ति चित्र, उसी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। इसमें देखेंगे कि साहित्यिक में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्त
अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, एकदम सही बात है। प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की, ये तो गलत बात है। आनंद मठ की और वंदे मातरम की रचना करने वाले कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखेंगे, चटर्जी भी कहते हैं इनको। ये है रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास हिंदू समर्थक प्रवृत्ति को देखने को मिलती है, तो एकदम सही बात है। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया, ये भी सही बात है। भारत दुर्दशा लिखा उन्होंने, अधेर नगरी, चौपट राजा लिखा। अगला है कि वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये भी सही है। अब देखेंगे यहाँ पर गलत और सही को आपको बताना है, और जितने भी आपको शैलियाँ हैं उसकी शैलियों के बारे में यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो पहला है आपका कि लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को डैश कहा जाता, तो इसको दृश्य चित्र कहते हैं। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र को डैश कहते हैं, तो रूप चित्रण कहा जाता है। अगला है कि अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए डैश की चित्रकारी की जाती थी, तो युद्ध के जो दृश्य होते थे उसकी चित्रकारी की जाती थी। एक तरफ जो है हारा हुआ बंदी बनाया हुआ, और एक तरफ जो है जीता हुआ अंग्रेज को दिखाया जाता था। अगला है कि एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहन करने के लिए डैश कलाकार थे, तो ये जापानी कलाकार थे। कौन थे? जापान के। अब जो है यहाँ पर बताना है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता और विक्टोरिया टर्मिनल और मद्रास लॉ कोर्ट ये किस शैली के बनाए गए हैं? तो आपको यहाँ पर मिलाना है। पहला क्या हो जाएगा, देखेंगे तो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता किस में है? तो इंडो ग्रीक शैली में है, इंडो ग्रीक शैली में। और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन किस शैली में है? तो ये गॉथिक शैली में। किस शैली में? गॉथिक शैली में। और मद्रास लॉ कोर्ट किस शैली में है? तो इंडो सारा सैनिक शैली में है। ये सारे पॉइंट जो है क्वेश्चन में आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए अब जो है हम अगला अध्याय करेंगे, और अगला अध्याय होगा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय। और इस अध्याय से क्वेश्चन बहुत यही अध्याय से क्वेश्चन बोला है, पूछे गए ही बहुत ज़्यादा। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का पूरा क्वेश्चन, तो इसमें 5-10 ही हैं, लेकिन आपको याद तो बहुत कुछ करना होता है, पूरा काल को ही याद करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या क्वेश्चन। देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि कांग्रेस की स्थापना में जो है कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? भूमिका निभाता तो है ही सभी, लेकिन एक इसमें खोजना है जो भूमिका इसमें नहीं निभाता है। तो उत्तर देखेंगे तो राजनीतिक संगठन ने, एक राष्ट्रीय संस्था की गठन की जरूरत ने, और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, और अंग्रेजों की स्वच्छ प्रशासन ने। किसने नहीं भूमिका कौन जो है इसमें भूमिका नहीं निभाता है, ये बताना है। तो शुरुआती राजनीतिक संगठन जो था वह भूमिका नहीं निभाता है इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, तो प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे इसमें कि ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए किस उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? तो 19 वर्ष किया गया था। उम्र जो है अवधि घटाकर 21 से 19 कर दिया गया था ICS परीक्षा के लिए। समाचार पत्र ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था को,
स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इसमें दोनों हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, तो भारतीय जो भाषा के समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। लोगों ने उपवास भी रखा, शोक दिवस भी मनाया गया। ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया, तो ये चंपारण में करते हैं। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है हर कंपटीशन एग्जाम में। अगला देखें, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी, तो जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया था, तो ये आपको पता ही होगा, केसरे हिंद महात्मा गांधी। केसरे हिंद की जो है उपाधि त्यागने वाले महात्मा गांधी थे। और करो और मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह देते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब हम आज़ादी के बाद भारत को देखेंगे और उसके बाद जो है चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। जितने भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमने वो सारे करने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भाषण का अंश है। किसके भाषण, तो जवाहरलाल नेहरू के। आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी, तो नेतृत्व की समस्या। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो सही में देखेंगे तो भारत के खाद्यान्न क्षेत्र का जो है खाद्यान्न क्षेत्र पर आत्मनिर्भर था, ये सही नहीं है और सभी इसमें सही हैं। भारत में जो है विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो धार्मिक उन्माद था। हिंदू मुस्लिम एक जगह से दूसरे जगह के लिए जाने के लिए कट मर रहे थे। बहुत सारे जो हैं खून खराबे हुए। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन होता है, तो आंध्र प्रदेश का। अगला है कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था, तो ये कहने वाले किस्मनाचारी थे। ठीक है। अगला देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। यहाँ पर 8वां देखेंगे नंबर क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन का विरोध किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने किया। पोखरण फर्स्ट का परीक्षण जो है उस समय कौन प्रधानमंत्री थी, उनका किनका काल था इस समय, तो इंदिरा गांधी थी। दूसरा में अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से आपका ये भी चैप्टर होता है समाप्त। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अब हम अंतिम अध्याय पर चलेंगे। 15वां अध्याय होगा और 15वां अध्याय आपका है कि इसमें सही गलत चुनना है। और हम देखें इसमें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, और ये अध्याय 15 है और इसमें राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द के प्रतीक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से यह पूरा चैप्टर है। न्यू चैप्टर 2023 में जोड़ा गया चैप्टर है। पहले इसमें जो है 14 ही चैप्टर थे, इसमें एक जो है चैप्टर और जोड़े गए हैं। उसमें है बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आपका अध्याय है। और अध्याय में पहला क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद का जन्म 1888 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ नहीं, ये जो है मक्का में हुआ था। ये इनका जन्म मक्का में होता है 11 नवंबर 1888 ईस्वी को।
और इनके पिता मौलवी बखरुद्दीन और माता बीबी आलिया थी। बचपन का नाम इनका माहिउद्दीन था और यह बहुत ही क्या थे, बचपन से ही वाणी के प्रखर लोग थे और इनको अब्दुल कलाम लोग कहने लगे थे। और आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो मौलाना आज़ाद मुस्लिम नेशनल पार्टी के अध्यक्ष नहीं, क्या जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 जो है में भी, और सबसे पहली बार 1923 ईस्वी में सबसे पहली बार सबसे कम उम्र में बनने वाले मौलाना ही थे, जो 1923 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सबसे कम उम्र में यह अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरुआत है, नहीं एकदम गलत है, ये शुरुआत 1919 में होती है। प्रथम विश्व युद्ध ये सही है 1914 में। और मौलाना आज़ाद का संबंध बंगाल के क्रांतिकारी, एकदम ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने बना लिया। अब हम आगे चलेंगे और अरविंद घोष से ये संपर्क में आते हैं, मौलाना अरविंद घोष के संपर्क में आते हैं। अब हम आगे मिलान करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1888 जन्म होता है मौलाना आज़ाद का। 1897 मक्का से जो है मौलाना अब्दुल कलाम, 1897 है, तो ये आगमन होता है मौलाना आज़ाद का, भारत में आगमन होता है मक्का से, कलकत्ता आकर इनका परिवार बसता है। 1923 आपको पता ही है कि 1923 में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले विशेष अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता करने वाले मौलाना आज़ाद। 1947 शिक्षा मंत्री, भारत आज़ाद पहली बार जो है ये शिक्षा मंत्री बनते हैं, मौलाना आज़ाद पहली बार शिक्षा मंत्री बनते हैं। 1958 तो यह इनकी मृत्यु होती है 22 फरवरी 1958 को, और जामा मस्जिद के पास इनका मजार भी है। और भारत रत्न से नवाजे गए 1992 ईस्वी में मरणोपरांत। हो गया ये मिलान। ये सारे जो हैं पॉइंट आपको मौलाना आज़ाद से थे। चलिए अब जो है यहाँ पर देखते हैं कि मौलाना आज़ाद पहली बार डैश में 1923 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। और देखेंगे क्वेश्चन है तो उसको भी करेंगे। हाँ है, हिंदू मुस्लिम एकता को मौलाना आज़ाद ने डैश महत्वपूर्ण माना, तो ये भी आपको याद होगा कि इनको क्या कहा गया, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत ये कहे जाते हैं। और इस्लाम के साथ साथ अन्य धार्मिक परंपराओं को भी अपना आदर्श इन्होंने माना था। ठीक है, आगे चलेंगे कि ये भी कहे थे कि धर्म, ये जो धर्म है जोड़ने वाली शक्ति के रूप में इसको देखना चाहिए, और धर्मों का सार एक ही है और वह है मात्र एक ही सत्य है। कौन है? मात्र सत्य है। और 1942 में 8 अगस्त को इन्हीं की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान गांधी जी के द्वारा किया जाता है। 1940 से 46 तक ये अध्यक्ष रहे, सबसे ज़्यादा बार ये अध्यक्ष रहे थे। दूसरी बार जो है यह अध्यक्षता रामगढ़ अधिवेशन में करते हैं, और उसके बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, 1946 तक ये रहते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की जो है स्थापना डैश ने किया, तो आपको याद होगा ये तो पहले शिक्षा मंत्री भी बने, और इन्हीं के द्वारा यह काम किया गया था।
दिल्ली प्रथम जो है, ऐसे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बातें जाननी होंगे, तो इसमें इनका पूरा एक किताब ही है, पढ़िएगा तो। लेकिन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना करने वाले आज़ाद, और दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना करने वाले आज़ाद, और हम देखें तो प्रथम काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का आयोजन इन्हीं की देखरेख में होता है 1954 में। ठीक है, बहुत कुछ इनके बारे में आप जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है, मिलाइए। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, मौलाना आज़ाद की मृत्यु दिल्ली में 22 फरवरी 1958 ईस्वी को। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आपका चैप्टर होता है समाप्त। और मिलते हैं अब जो है अगले वीडियो में। हमने हर संभव कोशिश किया कि ये सारे समाप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।